हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का संस्कृत सब्जेक्ट है, जिसमें संस्कृत का चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कार से हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो दोस्तों सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है जन्म पूर्व संस्कार, बी में दिया है शैशव संस्कार, सी में दिया है शैक्षणिक संस्कार, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म पूर्व संस्कार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में दिया है छात्र, बी में दिया है ब्रह्मचारी, सी में दिया है धनुधारी और डी में दिया है अंतवेवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में पूछा है, तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। ठीक है दोस्तों, आज के डेट में तो शिष्य को छात्र कहा जाता है या छात्रा। ठीक है, तो शिष्य को हम लोग ब्रह्मचारी प्राचीन काल में कहा जाता था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो दोस्तों सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है जातकर्म, बी में दिया है निष्कर्मण और सी में दिया है विवाह, डी में दिया है समापर्तन। तो दोस्तों इसमें पूछा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है। तो दोस्तों सप्तपदी क्रिया तो विवाह संस्कार में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, विवाह संस्कार में। ठीक है, यानी शादी में होता है, यानी विवाह संस्कार। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इनमें कोई प्रश्न याद न हो तो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो दोस्तों विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ए में दिया है गोदान, बी में दिया है वागदान, सी में दिया है कन्यादान, डी में दिया है सिंदूरदान। तो दोस्तों विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो दोस्तों हम ऑप्शन तो देख लिए। तो दोस्तों गोदान इनमें से गोदान हो जाएगा। ठीक है, गोदान हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी में दिया है, देखिए वागदान, तो वागदान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। और बी सी भी कन्यादान भी विवाह संस्कार के ही अंतर्गत आता है। और सिंदूरदान भी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदान होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो ए में दिया है धर्मों से, बी में दिया है संस्कारों से, सी में दिया है कर्मों से, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति की पहचान तो संस्कारों से होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संस्कारों से। ठीक है, इसका आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। मतलब जन्म पूर्व संस्कार नहीं है, इसमें यह पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है नामकरण, बी में दिया है पुनर्वसन और सी में दिया है गर्भाधान और डी में दिया है सीमांतोन्नयन। ठीक है, तो इसमें पूछा है इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, नामकरण।
नामकरण दोस्तों जन्म के बाद होता है, तो इसमें पूछा है जन्म पूर्व संस्कार नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नामकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो दोस्तों शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6, डी में दिया है 7। तो दोस्तों शैशव संस्कार पूछा है कि कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी सी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? शैक्षणिक संस्कार नहीं है, तो दोस्तों इसमें शैक्षणिक मतलब शिक्षा संस्कार, मतलब शिक्षा संस्कार नहीं है, तो ऑप्शन ए में दिया है वेदारम, बी में दिया है जातकर्म, सी में दिया है उपनयन और डी में दिया है वेदारम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जातकर्म। ठीक है, यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यानी शैक्षणिक संस्कार को ही शिक्षा संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारम कहाँ करते थे? यानी ब्रह्मचारी अपना शिक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण कहाँ करते थे, इसमें यह पूछा है। तो ऑप्शन ए में दिया है गांव की पाठशाला में, बी में दिया है तपोवन में और सी में दिया है गुरु के घर पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारम कहाँ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु के घर में। ठीक है, यानी कि गुरु के घर में ही अपना पढ़ाई लिखाई करते थे। ठीक है, वेदारम मतलब पढ़ाई लिखाई। ठीक है, अगला प्रश्न है केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षोभ कर्म कहाँ होता है? तो दोस्तों केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षोभ कर्म कहाँ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है गुरु के घर में, बी में दिया है पिता के घर में, सी में दिया है नाना के घर में, डी में दिया है हजाम के घर में। तो दोस्तों इसमें पूछा है केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम क्षोभ कर्म कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए गुरु के घर में, यानी गुरु के घर में ही प्रथम क्षोभ कर्म होता है, यानी पहला। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो दोस्तों इसमें पूछा है सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, कब होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है जन्म के पश्चात। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है जन्म के पश्चात, बी में दिया है जन्म के पहले, सी में दिया है युवा अवस्था में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? दोस्तों कब पूछा है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जन्म के पहले, यानी जन्म के पूर्व होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जन्म के पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है बच्चे का योग्यपतित करना, बी में दिया है गुरु के द्वारा शिष्य को अपना घर लाना, सी में दिया है गुरु के घर शिष्य को भेजना और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी गुरु के घर शिष्य को भेजना। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो दोस्तों मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है अध्ययनोपरांत,
बी में दिया है उपनयोपरांत, सी में दिया है विवाहोपरांत, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो दोस्तों मनुष्य तो गृहस्थ जीवन में शादी के बाद यानी विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद वह जब विवाह हो जाता है तब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विवाहोपरांत। ठीक है, अगला प्रश्न है विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? यानी विवाह संस्कार में कौन सा विधान, विधान मीन्स रीति, यानी विवाह संस्कार में कौन सा रीति नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है कन्यादान, बी में दिया है ऑप्शन ए में दिया है कन्यादान और कन्यादान, बी में दिया है अग्नि स्थापन, सी में दिया है वाग्दान और डी में दिया है समावर्तन। तो दोस्तों इसमें पूछा है विवाह संस्कार में कौन सा रीति नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों विवाह संस्कार में कन्यादान भी होता है, अग्नि स्थापन भी होता है, वाग्दान भी होता है, लेकिन दोस्तों समावर्तन नहीं होता है। यह दोस्तों विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो दोस्तों इसमें पूछा है शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे? तो इसमें आंसर दिया, इसमें ऑप्शन दिया है गांव में, बी में दिया है जंगल में, सी में दिया है अज्ञे में और डी में दिया है अपने घर में। तो दोस्तों जब शिष्य का शिक्षा समाप्त होता है तब गुरु अपने घर जाने को कहते यानी अपने घर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने घर। ठीक है, अगला प्रश्न है अक्षरम किस प्रकार का संस्कार है? तो दोस्तों अक्षरम यानी अक्षर शुरू करना, लिखना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है विवाह संस्कार, बी में दिया है शिक्षा संस्कार, सी में दिया है उपनयन संस्कार और डी में दिया है वेदारंभ संस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कार। ठीक है, इसका आंसर शिक्षा संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार है वह है, मतलब गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार कौन है, इसमें यह पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है शिक्षा संस्कार, बी में दिया है उपनयन संस्कार और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ई नहीं सी है। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है विवाह संस्कार, डी में दिया है अंत्येष्टि संस्कार। तो दोस्तों इसमें पूछा है गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार, तो विवाह संस्कार होता है। ठीक है, जिसका शादी हो जाता है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है यानी विवाह संस्कार, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, यानी अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है विवाह संस्कार, बी में दिया है शिक्षा संस्कार और सी में दिया है उपनयन संस्कार, डी में दिया है शैशव संस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी शैशव संस्कार। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा शैशव संस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है आचरण, बी में दिया है व्यवहार, सी में दिया है संस्कार, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा है भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संस्कार। ठीक है, यानी व्यक्तित्व की रचना संस्कार ही करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों संस्कार के प्राय कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6, डी में दिया है 8। तो दोस्तों संस्कार के प्राय 5 भाग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी 5। ठीक है, अगला प्रश्न है
मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो दोस्तों इसमें पूछा है मंडप निर्माण, यानी मंडप का निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है शिक्षा संस्कार, बी में दिया है जनपूर्व संस्कार, सी में दिया है उपनयन संस्कार और डी में दिया है गोदान संस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी उपनयन संस्कार में। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब के लिए बाय।